नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का जो 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है, वो 6 टाइप मतलब लास्ट फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कवर करता है आर्टिकल 32 से लेकर 35, टोटल 4 आर्टिकल। और इसके पहले का जो 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट है वो मैं कवर कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट फंडामेंटल राइट, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब हृदय और आत्मा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एक आर्टिकल है पूरे संविधान में, टोटल 395 आर्टिकल है। अब पूरे 395 आर्टिकल में सिर्फ एक आर्टिकल 32 है जो किसी भी सिटीजन को, अपने इंडियन सिटीजन को ये अधिकार देता है कि उसके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट पे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई फंडामेंटल राइट उसका कोई वंचित करता है या छीन लेता है, या कोई भी उस पर आँच आ जाए तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और कोई भी आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे। पहले लोअर कोर्ट जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ एक आर्टिकल 32 है, इसीलिए हार्ट एंड सोल कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलएलबी का एग्जाम हो या एआईबी का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। इस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एज वेल एज एक सिटीजन के हिसाब से भी हर आदमी को ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को, जो हमारे 6 तरह के फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का काम करेगा आर्टिकल 32। इसीलिए तो ये ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। ठीक है, अब ये 5 तरीके से प्रोटेक्ट करता है, 5 वे में, क्योंकि कोर्ट का तो कोई प्रोसेस होगा, तो उस 5 तरीके से काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जब किसी को आदेश देती है तो इन 5 तरीके से देती है, और उसी आदेश को रिट कहते हैं। इंग्लिश में भी रिट कहते हैं, हिंदी में भी रिट कहते हैं। रिट मतलब ऑर्डर, आदेश या समन, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब ये 5 रिट होते क्या है उनको जानते हैं। पहला है हेवस कॉर्पस। ये जो 5 रिट हैं ये सारे लैटिन वर्ड हैं। हेवस कॉर्पस, फिर आते हैं मैंडामस, फिर आते हैं कोवेरेंटो, फिर आते हैं प्रोहिबिशन, उसके बाद आते हैं सोर्सरी। अब देखिए, पहले जो है हेवस कॉर्पस। हेवस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब शरीर का उपस्थिति होना जरूरी है या शरीर का उपस्थिति करना जरूरी है, मतलब यू मे हैव द बॉडी। सुप्रीम कोर्ट इसे क्या कहता है पहले वो सुनिए। कहता है कि टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन अ प्रिजन और इन अ प्राइवेट कस्टडी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये किसी पब्लिक या प्राइवेट बॉडी को आदेश दे सकते हैं जब किसी को कोई ऐसा लगे, जैसे अगवा समझते हैं ना, कोई किसी को अगवा कर लिया जाए या किसी का कोई बॉडी मिल नहीं रहा है। सिंपल एग्जांपल में आप समझिए, एक हाल ही में मूवी आई थी जय भीम, आप सबने देखी होगी। तो जय भीम में क्या होता है कि विलेज की जो वोमेन होती है उनका पति गायब हो जाता है, उनका हस्बैंड गायब हो जाता है, और उन्हें शक रहता है कि किसी पुलिस वाले पे कि ये पुलिस वाले मेरे हस्बैंड को गायब किए हैं, और उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आपके पति गुमशुदा हो गए हैं, खो गए हैं। वो फिर क्या करती है, वो किसी एडवोकेट के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के पास, और उन्हें कहती है कि मुझे अपने पति से मिलने दिया जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और वह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हेवस कॉर्पस का ही याचिका दायर करता है, और उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस वाले को कहता है कि आप बॉडी सहित उनके पति का आप प्रेजेंट कीजिए, यहाँ आप प्रेजेंट कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये इस रिट का यूज करके आदेश देते हैं कि आप उनके बॉडी को लेके यहाँ पे प्रेजेंट होइए। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई माने ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। ठीक है, उनका एक बात ही 100 बात के समान होता है। अगर वो किसी को बुला ले कि बाबू जरा सुनो, मतलब उसका तो पसीना निकल चुका है। ठीक है, तो उनका अवहेलना करना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये रिट इशू करती है, समझ गए। हेवस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कोई गुमशुदा हो गया है और किसी पे शक है कि यही कर सकता है, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो, पब्लिक बॉडी हो या प्राइवेट हो, मतलब पड़ोसी भी किसी को कोई गायब कर सकता है। उस वक्त वो आदमी हेवस कॉर्पस का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकता है कि हमें अपने गुमशुदा आदमी से मिलने दिया जाए, हमें वो आदमी चाहिए किसी भी रूप में। केस जो होगा बाद में होगा, पहले उस आदमी को तो मिलाओ यार। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये रिट का यूज करके शरीर को बोलते हैं कि यू मे हैव द बॉडी, आप उस आदमी को लेके आइए।
वो जो किया रहता है उसको बोला जाता है। ठीक है, ये था हेबस कॉर्पस, बहुत सिंपल है। ये पब्लिक बॉडी प्राइवेट बॉडी दोनों पे यूज किया जाता है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश, परमादेश का मतलब होता है आदेश। जस्ट लाइक समझिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वी कमांड, मतलब हम आपको कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिक बॉडी पे यूज किया जाता है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय पब्लिक अथॉरिटी और लोअर कोर्ट। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी मैंने सरकारी विभाग या पब्लिक बॉडी या सरकारी कर्मचारी सही से अपना काम नहीं कर रहा हो, उस वक्त ये रिट मैंडेमस परम आदेश जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। मान लीजिए कोई एक सिटीजन, आम सिटीजन, और वो कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए बार बार एक सरकारी विभाग में चक्कर काट रहा है, और उसे लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी उनका काम कर रहा है वो जानबूझ के नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और महीना 2 महीना से एक ही काम को घुमाया जा रहा है और काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उस सिटीजन को आएगा गुस्सा और वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और अपने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरा काम को उलझाया जा रहा है महीना 2 महीना से, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट इस रीट का यूज करके तुरंत एक मैंडेमस यूज कर देंगे, परम आदेश यूज करेंगे और उन्हें एक सो कॉज नोटिस भेज देंगे उस पब्लिक बॉडी को या उस पब्लिक अथॉरिटी को कि आप मुझे कारण बताओ नोटिस, मतलब बताइए कि आप उनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों इतने दिन से उलझा रहे हैं। अगर वो उस वक्त पब्लिक बॉडी या पब्लिक अथॉरिटी कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाए तो वो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। ऐसा बहुत हुआ भी है। समझ गया मैंडेमस, ये सिर्फ पब्लिक बॉडी पे होता है। तीसरा आता है कोवेरेंटो। कोवेरेंटो का मतलब होता है अधिकार पृक्ष। अधिकार पृक्ष का मतलब होता है कि व्हाट इज योर ऑथोरिटी, आपका क्या अधिकार है। सिंपली वे में समझिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है कि टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही नॉट इन टाइटल, मतलब किसी पब्लिक बॉडी को, किसी पब्लिक अथॉरिटी को या पब्लिक बॉडी को ये कहते हैं कि जिनका जो अधिकार नहीं है, बिना उस अधिकार के वो आदमी काम कैसे किए। सपोज कीजिए, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में टिकट चेक करने का काम होता है टीसी का, क्योंकि वो टिकट कलेक्टर है। अब मान लीजिए हर स्टेशन पे आरपीएफ आते हैं ट्रेन के डिब्बे को चेक करने के लिए, लगेज को चेक करने के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, उनके लिए उनको सैल्यूट पहले। अब मान लीजिए अगर वो हर स्टेशन पे नए नए आरपीएफ नए नए पुलिस आते हैं और हर सिटीजन से टिकट मांगते हैं, मुझे आप टिकट दिखाइए टिकट दिखाइए, तो सिटीजन तो इससे हैरेस होंगे, वो परेशान होंगे। तो भैया उनका तो काम ही नहीं है टिकट चेक करना, टिकट चेक करना काम तो टीसी का है, तो फिर वो पुलिस वाले या आरपीएफ वाले क्यों कर रहे हैं। उस वक्त आप उनको रोक सकते हैं और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उनको रोक सकता है कि जिनका जो काम है वही किया जाए। टिकट चेक करने के लिए टीसी बनाया गया है, उनका वो अथॉरिटी है। आरपीएफ या पुलिस का अथॉरिटी नहीं है कि टिकट चेक करना, अगर वो करते हैं तो गलत करते हैं। इससे क्या होगा, सिटीजन हैरेस होंगे, तो सिटीजन के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ। तो समझ गए, जिनका जो अथॉरिटी है वही करें। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसते हैं, तो ट्रैफिक में फंसते हैं और कोई अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट कोई भी रूल का आप उल्लंघन करते हैं तो आप पे फाइन होगा। मान लीजिए हेलमेट नहीं लगाएं या फ़ोन पे आप हेडफोन से कुछ सुन रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट गुनाह है, आपके ऊपर पनिशमेंट चार्ज होता है, हाई स्पीड होता है, पॉल्यूशन फेल होता है, बहुत तरह के होते हैं। तो आप पे पनिशमेंट चार्ज हो गया, तो ठीक है, पनिशमेंट जो चार्ज होगा वो तो आप फुलफिल करेंगे, लेकिन वो पनिशमेंट कोई कांस्टेबल जो ग्रीन पुलिस होते हैं या कांस्टेबल होते हैं वो आपको साइड लेकर कहते हैं कि मैं चालान काटता हूँ, तो वो चालान नहीं काट सकते क्योंकि उनका अथॉरिटी ही नहीं है चालान काटने का। चालान वही काट सकते हैं जिनके वर्दी पे, जिनके ड्रेस पे 1 स्टार हो, मतलब एएसआई रैंक के ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनके वर्दी पे, जिनके कॉलर पे 1 स्टार होता है। 2 स्टार वाले हो जाते हैं सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार वाले होते हैं इंस्पेक्टर। तो जिनके एटलीस्ट 1 स्टार हो वही चालान काट सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी कांस्टेबल या ग्रीन पुलिस आके आपका चालान काट ले। अगर वो करता है तो फाइन तो आप भरेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी आप केस कर सकते हैं कि भैया आपका तो अथॉरिटी नहीं है, आप चालान कैसे काटें। ठीक है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उनको बोल सकती है, शो कॉज नोटिस दे सकती है कि आप भी मुझे कारण बताओ। नोटिस इशू करने के बाद पूछेगी कि कारण बताओ आपने ऐसा क्यों किया। उस वक्त भी अगर उनका कोई वैलिड रीजन नहीं रहा तो उनके ऊपर भी केस चार्ज हो सकता है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इन समझिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट की कि वो चीज़ आपके बिहाफ में बोले कि जिन पब्लिक बॉडी या जिन पब्लिक अथॉरिटी का जो इंटाइटल है, जिनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करे। ये नहीं कि किसी के मैटर में घुस जाए, जिनका जो अथॉरिटी है, जिस काम करने का अधिकार है वही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। समझ गया। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, ऐसे ही पता चल रहा है, प्रोहिबिट करना, रोकना,
मतलब स्टे ऑर्डर लगा देना। अब देखिए प्रोहिबिशन स्टे ऑर्डर लगाता है किसी कोर्ट पे, माने जो हायर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट पे लगाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी तो हाई कोर्ट पे लगाएगी, या उससे नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उस पे लगाएगी, और उससे नीचे। और अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी नीचे पे लगाएगी। अब आप सोचते होंगे बात तो सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, तो हाई कोर्ट कैसे लगा सकती है? मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाई कोर्ट का क्या मैटर है। पहले आप समझ लीजिए, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट पे ये रोक लगा सकते हैं प्रोहिबिशन का। कब? दो केस में, बिफोर जजमेंट, जजमेंट देने से पहले ही रोक लगा देना। ये कब होता है बिफोर जजमेंट? मान लीजिए कोई कोर्ट है जो अपने ज्यूरिसडिक्शन का दूसरे ज्यूरिसडिक्शन का मैटर अपने ज्यूरिसडिक्शन में अगर सॉल्व कर रहा है, उस वक्त हायर कोर्ट क्या कर सकता है? उन्हें रोक सकता है। मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और यहाँ पे कोई व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपने बिल में लिखा मेंशन किया रहेगा कि जो भी मैटर होगा वो सब्जेक्ट टू कोलकाता ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो वेस्ट बंगाल के अंदर में वो कोलकाता में रहते हैं, कैपिटल है, और अपने वो बिल पे ये मेंशन किए हैं कि जो भी मैटर होगा वो सब्जेक्ट टू कोलकाता ज्यूरिसडिक्शन होगा। मतलब कोई भी मैटर सॉल्व किया जाएगा तो कोलकाता ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। अब कोई आदमी मान लीजिए महाराष्ट्र से यहाँ पे व्यापार करने आया और यहाँ से वो व्यापार करके चला गया और उसे कुछ प्रॉब्लम डिस्प्यूट अराइज हुआ उसके पास, तो वो जाके महाराष्ट्र के कोर्ट में केस कर दिया। तो क्या ये सही है? नहीं। जहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जहाँ बिल में मेंशन है वहीं पे वो चीज़ होना चाहिए, वो दूसरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं होगा। मैटर यहाँ का है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं। ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाके तुरंत ये याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन ही चेंज करके केस लिया जा रहा है। तो वो क्या करेंगे? महाराष्ट्र को जो कोर्ट है उनको स्टे ऑर्डर लगा देंगे कि आप रुक जाइए, ये आपके ज्यूरिडिक्शन का मैटर नहीं है, ये कोलकाता ज्यूरिडिक्शन का मैटर है, उन्हें सौंप दिया जाए। ठीक है, समझ गए? बिफोर जजमेंट ही किसी कोर्ट को उसके ज्यूरिडिक्शन के बिहाफ में रोक देना। ठीक है। तो ये हायर कोर्ट लगाते हैं लोअर कोर्ट के ऊपर। बड़ा ही ना छोटे पे शासन करेगा तो वो उसको लगा देगा। उसके बाद आता है सरसरी। सरसरी का मतलब ये होता है रोक लगाना, ये होता है उत्प्रेषण, इसका मतलब ये होता है रोक लगाना। बट इसका सिंपली मतलब ये टू बी सर्टिफाइड, ये काम होने के बाद आफ्टर जजमेंट ये रोक लगता है। मान लीजिए किसी कोर्ट से बाय मिस्टेक कोई ऐसा सजा निकल गया हो, जो प्रोसीड कर दिया हो, जो उसके मैटर में है ही नहीं, मतलब वो दे ही नहीं सकता। जैसे समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देने का सजा के का ये यही नहीं है, उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो फांसी का सजा सुना दें। अब सिर्फ ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब अगर वो सुना देते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि ये सजा नहीं सुना सकते हैं, आप इनको रोक दीजिए, तो उस जजमेंट को वो रोक देंगे। तो आफ्टर जजमेंट जो भी काम होता है तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट वो चीज़ को रोक सकते हैं आफ्टर जजमेंट, या हो सकता है कुछ करेक्शन। देखिए ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे ऐसे केस पढ़ेंगे जहाँ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। तो उस मिस्टेक को रोकने के लिए, या वो सजा हो या कोई केस हो जो गलती हो गया है, तो उस सजा को रोकने के लिए, या कोई भी केस जो ऐसा चल रहा हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए, उस केस को भी रोकने के लिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पे ये जो रिट है सरसरी उसका यूज कर सकती है। आई होप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, समझ में आ गया होगा। पांचों रेट आपको, तो पहला 3 रेट जो है वो पब्लिक बॉडी पे किया जाता है, सिवाय हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस क्या था? पब्लिक बॉडी और प्राइवेट बॉडी दोनों पे। मान लीजिए कोई पड़ोसी किसी को चुरा के रख लिया है तो वहां भी ये रिट का यूज होता है। अब मेंडमस और कोवेरेंटो पब्लिक बॉडी या पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर, मतलब सरकारी विभाग या सरकारी कर्मचारी। और प्रोहिबिशन और सरसरी जो होता है ये सिर्फ कोर्ट के ऊपर होता है, माने अपर कोर्ट जो होते हैं वो लोअर कोर्ट के ऊपर रोक लगाते हैं, चाहे वो बिफोर जजमेंट हो या आफ्टर जजमेंट हो, चाहे वो किसी मैटर ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड हो, कोई केस से रिलेटेड हो, कुछ भी। ठीक है। तो आर्टिकल 32 समझ गए। हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है? इसमें आदमी का फंडामेंटल राइट को आदमी डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव के लिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी हेल्प करती है इसमें। अब देखिए आर्टिकल 32 से मैं समझा दिया, वे इसी से रिलेटेड है हाई कोर्ट भी। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर कन्याकुमारी में रहता है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ रहे हैं, कन्याकुमारी सबसे साउथ में है, सबसे लास्ट भारत के नीचे में। अब वो आदमी बहुत अगर गरीब तबके का है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? उसे तो जाने में सारे पैसे खर्चे हो जाएंगे। तो अपना फंडामेंटल राइट क्या लेगा? वो तो पहले ही हाथ ऊपर कर लेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ना जाके, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो एज पर आर्टिकल 226 मैंने 226 के अनुसार आप अपने हाई कोर्ट में चले जाइए। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो इस रिट का यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मैं कोलकाता, मैंने वेस्ट बंगाल के जो हाई कोर्ट हैं कोलकाता के, मैं वहाँ जा सकता हूँ और इस रिट का यूज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ही जाना। ये तो कहा गया है कि आपको अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने का भी परमिशन है। अब मान लीजिए कोई दिल्ली में है
तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही चला जाएगा, मैंने दिल्ली से सटे हुए जो एरिया है वहाँ चला जाएगा। तो ये एक परमिशन देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। वैसे किसी भी मैटर में आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल राइट से कोई भी मैटर होगा तो इंसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और अपने हाई कोर्ट भी जा सकता है एज पर आर्टिकल 226। ये समझ गए। अब समझते हैं आर्टिकल 33 को। आर्टिकल 33 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट है ये। अब ये किसका रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसके अधिकार को रोका है, तो ये फंडामेंटल राइट को ही रोका है। तो किसके फंडामेंटल राइट को रोका है, अब देखिए, ये रोकता है हमारे सेना के जवान को, हमारे आर्म फोर्स को। पहले तो आर्म फोर्स के लिए सैल्यूट है, क्योंकि वो हैं तो आज हम हैं। वो दिन रात हमारे लिए बॉर्डर पे जान की बाजी लगा के हमारे लिए लड़ते हैं, वो हैं तो आज हम हैं। तो देखिए, उनके फंडामेंटल राइट को रोक दिया गया है। अब आप सोचेंगे ये तो गलत बात है, उनके फंडामेंटल राइट को क्यों रोका गया है, तो देखिए रीजन है उसके पीछे। आर्म फोर्स जो होते हैं, आर्मी जो होते हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, माने एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, इन सब में ना आर्मी में एक डिसिप्लिन वे में काम होता है। उनका जो सीनियर होता है वही उनके सुपीरियर कमांडेंट होते हैं। जो वो कमांड देंगे उनके लिए वही माने प्रवचन है, वही जो बोलेंगे वही मेन है, वही सही है। वहाँ वो ये नहीं कह सकते कि हमें फंडामेंटल राइट के बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उनका डिसिप्लिन टूट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पनिशमेंट काम करता है तो उनको पनिशमेंट दे देता है कि 2-3 चक्कर लगा के आइए आप। अगर वो ये कह सकते नहीं, अगर सबको मिलेगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो फिर तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट को ले लिया जाता है, वहाँ अलग ये डिसिप्लिन वे में काम होता है। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्स से ले लिया जाता है फंडामेंटल राइट। उसके बाद आता है हमारे जो भी इंटेलिजेंसी एजेंसी होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, तो वो अगर बहुत सारे देश में जाते हैं, जस्ट लाइक अजीत डोभाल जी को जानते हैं, सैल्यूट है उनको। अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान में रह के इतने दिन बहुत सारे काम किए हैं, तो वो एक इंटेलिजेंसी एजेंसी थे। तो इंटेलिजेंसी एजेंसी का भी फंडामेंटल राइट ले लिया जाता है कि आप मीडिया में आके ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा जिससे देश की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, प्रभुता और अखंडता, उसके ऊपर कोई आंच आए, देश के ऊपर खतरा है। इसीलिए उनके फंडामेंटल राइट को ले लिया जाता है। और तीसरे आते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले, मतलब मास मीडिया, मतलब आप जो मीडिया को देखते हैं, मीडिया को भी उतना ही राइट है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, मीडिया को भी यही राइट है जो एक आम सिटीजन को है, जो मुझे है, आपको, एक रिक्शा वाले को है। सिंपल समझिए, मीडिया को भी उतना ही राइट है। लेकिन फिर भी मीडिया कुछ ज़्यादा बोलती है, तो रीजन है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, उनके पास बैकअप है, तो वो उस चीज़ को बोल पाते हैं। लेकिन उनको भी ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कहीं पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि मान लीजिए आप बोलते हो, ठीक है, आप लोगों की आवाज़ को रखते हो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह आपके फंडामेंटल राइट को ले लिया जाता है जहाँ संवेदनशील हो, जहाँ मान लीजिए देश से कोई गुप्त कहानी हो रही हो, जो देश की लड़ाई का मैटर है, वार चल रहा है और कहीं पे कुछ मिशन चल रहा हो, आप वहाँ पे कवरेज नहीं कर सकते कि हमारे चैनल पे सबसे फर्स्ट दिखाया जा रहा है। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, उस चीज़ को दूसरे देश मिसयूज करने लगेंगे और इससे हमारे देश पे खतरा आ सकती है। इसलिए वहाँ उनको रोक दिया जाता है कि जब भी देश से कोई रिलेटेड मैटर हो या कोई मिशन से रिलेटेड मैटर हो जिसमें देश इफेक्ट हो, क्योंकि देश सर्वोपरि है, वहाँ से अगर कोई रिलेटेड मैटर हो तब आपके फंडामेंटल राइट को रोक दिया जाएगा, आप उस वक्त कवरेज नहीं कीजिएगा। तो वहाँ पे वो लोग भी नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए 26 से 11 और भी ऐसे बहुत चीज़ थे जहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया था कि आप अंदर के मैटर को मत दिखाइए, ताकि दूसरे जो देश हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और कैसे हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस जगह रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट है जहाँ देश सर्वोपरि है, चाहे वो आर्मी के जवान हो, आर्म फोर्स हो, इंटेलिजेंसी एजेंसी हो या आपके मास मीडिया मैंने टेलीकम्युनिकेशन। अब देखिए, जहाँ मैंने आपको बताया 33 में ये कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन, उसी तरह 34 जो है वो पावर देता है आर्म फोर्स को। तो ये क्या पावर देता है, बोलता है पावर ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ होता है सैन्य कानून। एक बार अगर कहीं मार्शल लॉ लग गया, समझ लीजिए वो तो गए हो। ठीक है, ये होता है सैन्य कानून, मतलब सेना का कानून। ठीक है, अब सेना का कानून किसी देश में नहीं लगता है, किसी एरिया में लगता है। तो अब मान लीजिए अगर किसी एरिया में लगा, और उस एरिया में तभी लगेगा, मान लीजिए उनके पता है कि इस एरिया में कोई आतंकवादी या कोई टेररिस्ट आ चुके हैं, यहाँ कोई कुछ गलत काम होने वाला है, तो जहाँ पे सेना का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेना वो काम ही नहीं होगा, तो वहाँ वो सैन्य कानून लगा देंगे, मार्शल कानून लगा देंगे। अब मार्शल कानून अगर लग गया तो क्या होता है ना, जिस एरिया में मार्शल कानून लगता है वहाँ का फंडामेंटल, उस एरिया में अगर कोई भी सिटीजन रहता है तो उनके फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, उनके फंडामेंटल राइट चले गए। अब वहाँ के सिटीजन वही काम करेंगे जो उन्हें सेना कहेगी, जो कमांड करेगी कि आप आराम से काम कीजिए, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। अगर वो कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत किए तो
उन्हें मार भी सकते हैं वो, क्योंकि सेना को गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता है। उन्हें डेथ भी कर सकते हैं, यस डेथ भी कर सकते हैं अंडर मार्शल लॉ, कोई उनको रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। तो मार्शल लॉ बहुत ही डेंजरस होता है, ये हमेशा नहीं लगता है, कभी कभी जब रिक्वायरमेंट पड़ती है तब लगता है। तो उस वक्त फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, उस वक्त कुछ फंडामेंटल राइट नहीं रहते हैं, समझ गए मार्शल लॉ में। अब आते हैं लास्ट 35 कहता है कि लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन को ये कहता है कि आप जब भी फंडामेंटल राइट से कोई भी अमेंडमेंट कीजिएगा तो ये ध्यान में रहे कि फंडामेंटल राइट का जो मोरल वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, हमेशा उसका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। और अब कुछ भी अमेंडमेंट कीजिएगा तो फंडामेंटल राइट जो है उसको नीचे करने का कोशिश नहीं कीजिएगा और उसमें कुछ सुधार करके और ऊपर कीजिएगा। जैसे समझ लीजिए छोटा सा एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा, मैंने ये कहता है पार्लियामेंट को कि आप जैसे रेसिडेंस मतलब हर छत के मैंने हर सर के ऊपर छत होना चाहिए, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आप इसको एज अ फंडामेंटल राइट की तरह, मूल अधिकार की तरह ही ट्रीट कीजिए, इसमें कुछ सुझाव कीजिए ताकि हर एक सिटीजन को उसे छत मिले, घर मिले। इसीलिए आप देखते रहिएगा, ये सुनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है, इंदिरा गांधी आवास योजना, फिर अटल आवास योजना, अभी आया है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये चलता आ रहा है ताकि वो सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन उस तरीके से ट्रीट किया जाए, कुछ संवेदनशील है कि हर आदमी को सर ढकने के लिए कम से कम एटलीस्ट छत होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ अच्छे सुझाव कीजिए जो फंडामेंटल राइट में और काम आए, ठीक है, कोई मोरल उनका नहीं गिराना है। आई होप आर्टिकल 32 से लेकर 35 आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रिवीजन करते हैं पूरे पार्ट 3 को लेकर, ठीक है, छोटा सा रिवीजन है। देखिए पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है ये 12 से 35 के बीच में है। टोटल इसमें 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये पार्ट 3 अपना यूएसए बेस्ड है, मतलब अमेरिका से लिया गया सोर्स है इनका, ठीक है। अब इसमें एक आर्टिकल आता है 32 जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी में एक आर्टिकल आता है 19 जिसे बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, समझ गए। 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 19 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी में 2 आर्टिकल है 20 और 21 जिसे कोई भी इमरजेंसी केस हो इंडिया में या देश में अगर लगता है तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिटीजन से डिप्राइव या वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ये राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार देता है और इसे आप वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी आता है तो सारे फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है, और जहां मार्शल लॉ लग जाएंगे वहां तो और भी ले सकती है। अब हेवस कॉर्पस में एक चीज था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ अनलॉफुली बताया गया था कि जब कोई कस्टडी में लेता है या डिटेन करता है तो अनलॉफुली अगर लेता है तो ही आप रिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वो लॉफुली हुआ मतलब कानूनी तरीके से हुआ तब वो रिट यूज नहीं आता है। जैसे जब कश्मीर में एंटी डिटेंशन एक्ट लगा था तो वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को डिटेन कर लिया गया था, वो 3 मंथ के लिए हो जाता है डिटेंशन में, तो वहाँ वो रिट का यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लॉफुली ही किया गया था, अनलॉफुली नहीं, ठीक है। और कोई भी काम अगर लॉफुली होता है तब आप रिट का यूज नहीं कर सकते, अगर अनलॉफुली गैर कानूनी मतलब किसी को पकड़ा और उठा के लेके चला गया तब आप वो काम का रिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसमें 5 ऐसे आर्टिकल हैं पूरे 12 से लेके 35 में जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड है, सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन, ये किसी विदेशी या फॉरेनर को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सिटीजन फर्स्ट, ठीक है, नेशन फर्स्ट उसके बाद सिटीजन फर्स्ट, तो इस सिटीजन को मिलना चाहिए जो इस देश के नागरिक हैं। ऐसा आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी है, आर्टिकल 15 जो आयुष्मान खुराना की है, आप वो देख सकते हैं। उसमें धर्म, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स इस सब को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्क्रिमिनेशन कहना माने करना, भेदभाव करना, ये सब गैर कानूनी माना गया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमारा देश किसी से रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज इस सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ जो होता है जन्म के आधार पर यहाँ किया गया है कि आप कर सकते हैं, कब, अपने देश के लिए नहीं दूसरे देश के लिए, क्योंकि अगर दूसरे देश के लोग अगर प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे यहाँ अगर राइट लेने लगे, फंडामेंटल राइट, तब क्या होगा, वो हर कुछ में अपना अधिकार जमाने लगेंगे। तो उस वक्त क्या होगा, जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन नागरिक है, उनको प्रॉब्लम होने लगेगा। हमारा देश में ऐसे ही पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या बहुत है। अब इस आबादी में अगर और लोग बाहर से आते गए प्लेस ऑफ कि चलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, हम भी जाके बस जाते हैं और वहाँ पे अपना सारा काम करते हैं, उस वक्त वहाँ रोक दिया गया कि नहीं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है,
कि जो इंडिया में रहते हैं उन्हें प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि आप महाराष्ट्र से हो, कि आप बंगाल से हो, कि आप बिहार से हो, कि आप तमिलनाडु से हो, कि आप गुजरात से हो, कि आप राजस्थान से हो, उन्हें नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से आते हो, इंडिया के बाहर से कहीं किसी भी देश से आते हो, तब आपको डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंटेशन काम होगा तभी उनको कुछ मिल पाएगा, ऐसे नहीं। उसके बाद आता है 16 जिसमें नौकरी का अधिकार है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, किसी दूसरे को नहीं, वरना पता चला पूरे देश के लोग यहीं आगे नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 जिसे बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ भी कहा है कि यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 7 तरह के फंडामेंटल राइट थे, उसको 6 तरीके से कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ से हट गया था। तो उसमें भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि इसमें घूमने फिरने, रहने, खाने पीने, मूवमेंट करने की आज़ादी मिलती है। आर्टिकल 19 जो बैकबोन है, तो इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, बाहरी को नहीं। बाहरी आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो बस नहीं सकते हैं। यहाँ पे आके वो कोई प्रॉपर्टी खरीद के अपना काम नहीं कर सकते। नहीं तो पता चला पूरे देश दुनिया से सब लोग यहीं पे आके बसने लगे। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 19 से इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है। फिर आर्टिकल 20 और 21 जिसे कोई भी इमरजेंसी केस में नहीं लिया जा सकता। तो आर्टिकल 20 में ये था कि मान लीजिए अगर कोई आदमी अगर अरेस्ट हो चुका है तो उसे विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए। उसे अपने पसंदीदा वकील जो होते हैं उन्हें अपने वकील से बात कंसल्ट करने दिया जाए और उन्हें अपने गुनाह के लिए पूछा जा सके कि हमने क्या गुनाह किया, मुझे बताइए। ठीक है, और उसी तरह आर्टिकल 21 था, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार। तो उस वक्त ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड होता है। बाकी सबका दायित्व तो पूरा इंडिया नहीं ले सकता, सब देश के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया सिर्फ अपने देश के सिटीजन के लिए दायित्व ले सकता है, और इस मैटर में तो परम आवश्यक है। अब सब देश का तो वो संविधान नहीं है इंडिया। इंडिया अपने देश के सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। तो इसीलिए ये जो 5 हैं, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही प्रोवाइड होता है, तो वो ऐसे 5 आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 20, 21 जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड है। और 2005 में एक नया फंडामेंटल राइट ऐड हो गया था, राइट RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी एक फंडामेंटल राइट में जुड़ गया था कि मान लीजिए जैसे अब था ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ बोल सकते हैं, तो इसके अंदर आता है कि आप कुछ पूछ भी सकते हैं। एक आदमी बोलेगा तो दूसरा आदमी पूछेगा। ये भी फंडामेंटल राइट में जुड़ गया। आई होप पार्ट 3 का आज जो 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट था आज के साथ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। इसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5 धीरे धीरे आएगा। अभी कुछ दिन पहले IPC चलेगा, फिर GST, फिर इनकम टैक्स, उसके बाद मैं फिर बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी सजा हो, कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।